एक अहम सवाल जो पूछना काफ़ी लाजिम है। आप न सिर्फ एक मशहूर डॉक्टर हैं बल्कि सामाजिक कारकुन के साथ साथ आप एक राजनेता भी हैं। पिछले दिनों सीए, एनआरसी, एनपीआर के दौरान काफ़ी एक्टिव नज़र आई हैं, लेकिन जब से ये लॉकडाउन का मामला आया और जब से प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों से क्वारंटाइन सेंटर्स में आए हैं, एक दो नेताओं के अलावा ज़्यादातर नेता अपने अपने घरों में नजर आए। ये क्या वजह रही? क्या अपने बचाव के लिए या जाना जरूरी नहीं समझा आपने? सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत बड़े दिनों के बाद हमारे प्रधानमंत्री जो है बंगाल में हवाई यात्रा करके गए हैं। इसकी मुबारकबाद मैं पहले सत्ता पक्ष को देना चाहती हूँ कि बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि वो कम से कम इसी बहाने हवाई जहाज का यात्रा तो कर पाए, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा कि 800 करोड़ रुपए लग जाते हैं एक विदेशी यात्रा में, जो कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कर सकते हैं जी। और वो पैसे बचते तो आपकी आज अस्पतालें होती और आपकी इंडिया में और कितनी व्यवस्थाएं की जा सकती थी, इंडस्ट्रीज लगाए जा सकते थे। हालांकि जब मेरा सवाल आपने पूछा तो मेरे ऊपर जो है कुछ लोग ज्यादा ही मेहरबान हैं और कुछ ज्यादा ही कड़ाई मेरे साथ की जा रही है। मैं अगर चाहूं भी दिल से कि मैं जाके क्वारंटाइन सेंटर का एक बार हालचाल ले लूं तो मुझ पे कुछ ज्यादा ही आप प्रशासन को बोलिए, कुछ ज्यादा ही मुझसे उनका लगाव है। वो काफी ख्याल रखते हैं मेरा कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, इसीलिए कुछ ज्यादा ही। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रही है कि प्रशासन की तरफ से ये सख्ती की गई कि आप जा नहीं सकते क्वारंटाइन सेंटर की तरफ? सख्ती तो नहीं, हाँ उन्होंने मेरा ख्याल जरूर रखा है कि उन्होंने मुझे कहा है कि अभी अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन जैसे ही, और मैं बिल्कुल प्रशासन के साथ हूँ, जैसा वो चाहते हैं मैं बिल्कुल उनकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन दूसरे नेताओं की अगर को देखा जाए, चाहे वो कोचाधमन के विधायक हों या पूर्व विधायक हों या संभावित विधायक हों, ये सारे के सारे लोग तो खूब नजर आ रहे हैं। क्या उनके लिए लॉ अलग है? बिल्कुल। मैं कोचाधमन के बारे में एक बात स्पेशल बोलना चाहती हूँ कि वहाँ के विधायक जो हैं वो कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये उनका फर्ज बनता है। बल्कि आपने पहले भी देखा होगा, मैं लोगों को ये बताती फिर रही हूँ, हमारे अपने एमएलए क्यों नहीं हो, जितने भी नेता अभी सत्ता पक्ष में बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो घर से बाहर निकले और वो जो गरीब मजदूर रास्तों से, मीलों से चलते हुए जो आ रहे हैं, गरीब बिना खाना खाए रास्तों में बच्चे हो जा रहे हैं माँ को, ये क्या हो रहा है आपके देश में? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या इस दिन के लिए आपको सरकार चुना है? हम लोगों ने इस दिन के लिए आपको गरीबों ने वहां पर तख्त पे बिठाए हैं। आप जब अपने महलों में आराम से बैठे हैं और लोग रास्तों में भूखे मर रहे हैं। 383 लोग जो है लॉकडाउन में मर चुके हैं, ये मैं आपको आंकड़े बता देती हूँ अगर ना पता हो तो। इसमें से कि 16 मजदूर ट्रेन से कट गए और उनको जब जवाब पूछा गया तो वो जवाब देते हैं कि ट्रेन की पटरी कोई सोने की जगह है। अब आप सोचिए, वो बेचारा जिसको तकिया ना मिले वो वहां पर सो गया, तो ये वो मरने के लिए गया था। हर गरीब की जान की भी कीमत है, ये बताना चाहती हूँ। अच्छा, आपके नेता हैं अख्तरुल ईमान साहब, उन पर लगातार ये इल्जामात लगते आ रहे हैं पिछले दिनों कि वो अपने घरों में बैठकर वीडियो जारी करते हैं, है ना, और वीडियो जारी करके वीडियो की सियासत शुरू कर दिए हैं। इसको किस तरह देखते हैं? क्या डिफाइन करेंगे इसको? मैं ये बोलती हूँ कि कम से कम वो अपने घरों में बैठ के वीडियो पे आके लोगों को इन्फ्लुएंस तो करते हैं, प्रभावित तो करते हैं अपनी बातों से, कुछ कहते तो है, संदेश तो पहुंचाते हैं। आप हमारे सांसद को ढूंढिए ना, कहाँ है, जरा वीडियो में भी ढूंढ लीजिए तो मैं बता दूं आपको। तो मेरा ये कहना है कि मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, जिससे कि मैं भी बिल्कुल पक्ष में हूँ और हमें इस बार मामले में हम सत्ता पक्ष से अलग नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष के कुछ नेता तो कुछ ज्यादा ही पालन कर रहे हैं और अपने घर में ऐसे छुप के बैठे हैं जैसे बादलों में चांद छुपा हो। चलिए, आपके जो अध्यक्ष है पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके बारे में कहा जा रहा है कि साहब हिंदुस्तान के वाहिद ऐसे लीडर हैं जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या टिप्पणी? मैं ये खुद नहीं कह रही हूँ, मैं खुद देख रही हूँ और सारी दुनिया देख रही है। अगर हम बात सिर्फ हैदराबाद की करें तो बहुत सारे सांसद हैं इस पूरे देश में, लेकिन हैदराबाद में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो या उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, अगर आप उनकी भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि करोड़ों के करोड़ों रुपए उन लोगों ने जो है सामने हम देख सकते हैं कि राशन किट्स, इफ्तियार किट्स ये उन्होंने बांटे हैं। साथ ही साथ सिर्फ हैदराबाद के लोग नहीं बल्कि दिल्ली से आने वाले मजदूर हो या स्टूडेंट्स हो जिनको किशनगंज जाना हो, उनको भी वो पैसे दे रहे हैं। आखिर उनको उनसे क्या मतलब? जो लोग हैदराबाद से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वहां के सांसद को या एमएलए को क्या मतलब, लेकिन उनके दिल में दर्द है, इसीलिए उन्होंने बिना सोचे समझे हर एक इंसान जो गरीब है
करवा रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, सत्ता पक्ष क्या कर रही है, कहां पर बैठी हुई है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको मैंने डे 1 से देखा है लोगों के फोन उठाते हुए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोई भी फोन रिसीव नहीं कर रहे, ऐसे में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो है वो फोन उठाना, लोगों को खाना पहुंचवाना, इफ्तियारी पहुंचवाना, राशन किट्स पहुंचवाना, बिना ये जाने कि आपका धर्म क्या है, आपका जात क्या है, आप कहां से हैं, ये बिना जाने जो उनसे मदद मांगता है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब सबकी मदद कर रहे हैं। रही बात उनके छोटे भाई, अगर हम बात करें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, तो वो भी करोड़ों रुपए उन्होंने अभी तक राशन जो है वो ट्रक के ट्रक भिजवाए हैं, महाराष्ट्र में भिजवाए हैं, मालेगांव में भिजवाया है, और अपने हैदराबाद में तो वो जितना वो कर सकते हैं उससे कहीं आगे ज्यादा बढ़ के हर रोज वो राशन किट्स बंटवा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इतना ज्यादा मैंने अभी तक बुरा नहीं मानी, लेकिन मैंने किसी को इतना ज्यादा करते हुए नहीं देखा, वो सत्ता पक्ष के नेता हो वो या कहीं के भी नेता हो, और हमें भी उनको ही देख करके सीख मिलती है, और इस सीख पर हम भी आगे बढ़ते हैं और चाहते हैं कि हम भी आगे इस तरीके से लोगों की मदद करें, और लोगों की मदद करना इनसे कोई सीखे, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट से, कि इस तरीके से आप मदद कर सकते हैं, ना कि फोन को स्विच ऑफ करके और चुपचाप अपने कमरे में लॉकडाउन होके। ये चलिए, ये तो रही ओवैसी साहब की बात। और सीमांचल में भी एक ओवैसी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलहाज इजहार अस्मी साहब की, और उनके चाहने वालों ने उनको सीमांचल का ओवैसी खिताब दिया है। और लगातार आपने भी देखा होगा कि लगभग 43 लाख रुपए का उन्होंने भी राहत सामग्री तकसीम किया है, यानी कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। क्या टिप्पणी आपकी, क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत खूब, और मैं उनकी इस बात की बहुत तारीफ करती हूँ। इनफैक्ट जब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने देखा, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को कहते हैं ना कि आपका मुखिया अच्छा हो तो बाकी लोग भी अच्छा ही काम करते हैं, तो जब हमारा मुखिया इतना अच्छा काम कर रहा है, उनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। इसी तरीके से इजहार अस्मी साहब जो है वो भी अपनी तरीके से जितना कर सकते हैं उससे आगे बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। काश कि मेरे पास भी कुछ साधन होते और मैं निकल पाती, मैं भी कर पाती, तो मैं भी इसमें आगे बढ़ती, क्योंकि मैं अपने सीनियर्स को, अपने जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट्स हैं, उन्हें देख के हम ये सीख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैम, एक चीज़ और जाननी है, आपके बारे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं एमआईएम की, और ये भी एक फैक्ट है कि ठाकुरगंज से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, ये जानकारी आपके पास भी होगी। तो क्या आपने उन लोगों की या उनके परिवार की सुध लेने की कोशिश की? देखिए, जहां तक बात है कि मेरी उम्मीदवारी कहां से होगी, ये तो आला कमान तय करेंगे। और जहां तक सुध लेने की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी प्रेजेंट स्टेटस इंडिया में 1,06,078% जो है वो कोविड से पॉजिटिव है, जिसमें से कि 6,778 की डेथ हो चुकी है। और बिहार में अगर हम बात करें तो 24 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि 64 केसेस या उससे ज्यादा ही पॉजिटिव अभी आए हैं, जिससे कि जो आंकड़ा है वो बढ़ के 24 या 23,000 हो गया है। बिहार की मैं बात कर रही हूँ, 24,000 हो गया। और किशनगंज की हम बात करें तो हमारा 9 मामला सामने आया है, जिसमें से कुछ मरीज ठीक हो गए, और ठाकुरगंज की भी जो 2 मरीज है वो ठीक होकर के गए हैं। मैंने बिल्कुल उनका ख्याल रखा है, और बिल्कुल मुझे सारी चीजों का पता है।